नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण। तो बात ये होती है कि जब मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य का समापन होता है तो मगध जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और कोई योग्य शासक जो है उस पर नहीं बचता है। इसी क्रम में विदेशी शक्तियों को भारत पर आक्रमण करने का एक अवसर मिल जाता है। इसी क्रम में वो विदेशी शक्तियां जो हैं भारत पर आक्रमण करती हैं। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मौर्य काल के बाद इसी को मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है। तो मौर्य काल के बाद जो आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने क्रम लिख दिया है, कई बार पूछा गया है भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका क्रम क्या है। तो पहले हिंद यवन, इन्हीं को हिंद यूनानी कहा गया है, इन्हीं को इंडो ग्रीक कहा गया है। तो ध्यान रखना है, हिंद यवन कहे, हिंद यूनानी कहे, इंडो ग्रीक कहे, ये बात एक ही है। उसके बाद हिंद यवन या हिंद यूनानी के बाद कौन आते हैं? शक आते हैं। इनको सीथियन के नाम से जाना गया है। हिंद यूनानी के बाद शक, शक के बाद पहलव, इनको पार्थियन या पर्थियन कहा गया है। उसके बाद आते हैं कुषाण, कुषाण सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे पहले आते हैं हिंद यवन। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले आते हैं हिंद यूनानी, इन्हीं को इंडो ग्रीक कहा गया है। इन्हें बैक्टीरियन भी कहा जाता है क्योंकि ये बैक्टीरियाई क्षेत्र से आए थे। मध्य एशिया का एक बैक्टीरियाई क्षेत्र है, वहां से आए थे हिंद यूनानी। सर्वप्रथम हिंद यवन या हिंद यूनानी शासक सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। किसने किया आक्रमण? पूछे किसने किया हिंद यवन में? तो सर्वप्रथम डेमेट्रियस जो है भारत पर आक्रमण करता है। इसने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के कुछ प्रदेशों को जीता। यहाँ पे आप देख, कुछ प्रदेशों को जीता था डेमेट्रियस, जो पहला यूनानी आक्रमणकारी था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था मिनांडर। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध शासक था, हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? साकल। किसको बनाई दोस्तों? साकल को बनाई, जिसका आधुनिक नाम है सियालकोट। सियालकोट के नाम से जाना जाता है। आप कई बार नाम सुने होंगे। तो सियालकोट को किसने राजधानी बनाई थी? मिनांडर ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनांडर ने, कई बार पूछा गया है, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो बौद्ध आचार्य नागसेन से ली थी। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था नागसेन और मिलिंद। इसको बौद्ध ग्रंथ में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। तो मिलिंद पन्हो नामक एक ग्रंथ है या पुस्तक है, उसमें नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप हुई, जो संवाद हुआ है, जो बातचीत हुई है, मिनांडर प्रश्न पूछता है और नागसेन उसका उत्तर देते हैं। इन्हीं सब बातों का वर्णन कहाँ मिलता है? मिलिंद पन्हों में। तो ध्यान रखना, मिनांडर या इसी का नाम मिलिंद है। मिनांडर और नागसेन के बीच जो बातचीत हुई है, जो प्रश्न उत्तर हुआ है, उनका संकलन कहाँ, किस पुस्तक में है? तो मिलिंद पन्हों में। ठीक है, मिलिंद पन्हों में संकलित है। तो मिनांडर और नागसेन के बीच की वार्ता कहाँ पे है? मिलिंद पन्हों नामक पुस्तक या नामक ग्रंथ में संकलित इकट्ठा है। भारत में सर्वप्रथम, अब देख लेते हैं जो हिंद यूनानी शासक थे, इनके आने के प्रभाव भारत पर क्या क्या पड़े हैं। तो भारत पर सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानियों की देन है, सोने के सिक्का चलाया इन्होंने। भारतीय नाटक का विकास, जो आज हम लोग नाटक देखते हैं, ये किसकी देन है? यूनानियों की देन है। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, जब हम कोई नाटक देखते हैं तो रंगमंच पर पर्दा उठता है और पर्दा नीचे गिरता है। इसी पर्दा प्रथा को यूनानियों ने यवनिका नाम दिया। यूनानी लोग इसी पर्दा प्रथा को क्या कहते थे? यवनिका। गांधार कला के विकास में हेलेनिस्टिक आर्ट का योगदान रहा। हेलेनिस्टिक आर्ट की बात करें तो एक कला है ये हेलेनिस्टिक आर्ट। ये यूनानियों की कला थी और भारत की कला थी एक उस समय, पाकिस्तान साइड वाले क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में, आप कह सकते हैं पश्चिमोत्तर भारत में ये हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रयोग होता था। और भारत की कला
और हेलेनिस्टिक आर्ट दोनों को मिलाने से एक नवीन कला का विकास हुआ जिसका नाम है गांधार कला। तो कई बार पूछा गया है किस कला के साथ मिलने से, तो हेलेनिस्टिक आर्ट और भारत की कला को मिलाने से एक नई कला का विकास हुआ जिसका नाम है गांधार कला। तो हम लोगों ने देखा जो हिंद यूनानी के प्रमुख पॉइंट थे, प्रमुख शासक थे, और भारत पर होने वाले प्रभाव, यानी कि भारत पर सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, पर्दा प्रथा का प्रचलन कहाँ से हुआ, तो सब ये सब यूनानियों की देन है। तो अगले क्रम में कौन आते हैं, तो शक आते हैं हमारे। शक जिनको सीथियन नाम से जाना जाता है, ये मध्य एशिया के लोग थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे और छोटे छोटे कबीलों में बढ़ गए थे। वही जो है शासन आक्रमण करने लगे धीरे धीरे। तो ये लोग चारागाह की खोज में आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए थे। शकों का प्रथम राजा हुआ मो, या इसको मोगा कहीं कहीं पे लिखा मिलता है। तो शकों का प्रथम राजा मोगा होता है, कहीं कहीं पे मो लिखा रहता है। शकों की भारत में 5 शाखाएं थी जो हमने लिख दी है यहाँ पे। 5 शाखाएं। पहली शाखा थी अफगानिस्तान क्षेत्र में अफगानिस्तान शाखा, दूसरी शाखा का नाम पंजाब शाखा था, तीसरी का नाम मथुरा शाखा था। इसी को उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है ऊपर की ओर, इसी को उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि क्षत्रप, अपने आप को क्षत्रप कौन से विदेशी जो है कहते थे अपने आप को क्षत्रप, तो शक जो शक थे वो अपने आप को कहते कि हम क्षत्रप हैं। तो मथुरा शाखा उत्तरी क्षत्रप शाखा इसको कहते हैं। चौथी शाखा थी उज्जैन शाखा और पांचवी थी नासिक शाखा, इसको पश्चिमी क्षत्रप शाखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक शासक होगा रुद्रदामन जो कि पश्चिमी क्षत्रप शाखा से संबंधित रहता है। इससे कई बार क्वेश्चन बना है कि रुद्रदामन जो हुआ जिसने जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया या किस शाखा से संबंधित है, तो पश्चिमी क्षत्रप शाखा से संबंधित है रुद्रदामन। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो 57 ईसा पूर्व में, लगभग लूसेंट में लिखा है 58 ईसा पूर्व, लेकिन आयोग ने माना है 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और एक उपाधि धारण की जिसको विक्रमादित्य कहा गया। क्या उपाधि धारण की, विक्रमादित्य उपाधि धारण की। ये बहुत फेमस उपाधि रही। अब तक 14 राजाओं ने इस उपाधि को, विक्रमादित्य उपाधि को धारण किया है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में जो ये शकों को पराजित कर देता है उज्जैन का स्थानीय राजा, इसी उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया 57 ईसा पूर्व में, उसी समय जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग देखेंगे जो शक संवत चलाता है कनिष्क और ये चलाता है उज्जैन का स्थानीय राजा विक्रम संवत। इनके और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 135 वर्ष। इन दोनों संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है, तो 135 वर्ष का अंतर है। आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो विक्रम संवत चलाता है 57 ईसा पूर्व में। इसी शक राजा, शकों का एक राजा हुआ रुद्रदामन। इसी का संबंध किससे है, पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। कई बार पूछा गया है। तो पश्चिमी क्षत्रप शाखा का संबंध किससे है, रुद्रदामन से। या रुद्रदामन का संबंध किससे है, तो पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया। कौन सा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी कराया, दामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया, जो विशुद्ध संस्कृति मतलब प्योर संस्कृति में जारी किया गया पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इसी से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। आप कमेंट करके बताएं कि हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका एक सीएम था, यानी कि सीएम को मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल यानी गवर्नर जिसने उसका निर्माण कराया था, उस गवर्नर का नाम आप लोग कमेंट करके बताएं। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो सुदर्शन झील के बारे में हमें कहां से पता चलती है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलती है। जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। इसी में बताया गया है जूनागढ़ अभिलेख में कि इसका जीर्णोद्धार जो है किसने कराया था, रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या निर्माण पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो रुद्रदामन ने। सुविशाख इसका मंत्री था। सुविशाख की मदद से इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार या
पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने कराया था। और कहे पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया, यानी कि रुद्रदामन के बाद किसने पुनः जीर्णोद्धार कराया इसका? तो स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का शासक है स्कंदगुप्त ने इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद आते हैं पहलव। पहलव आते हैं इसके बाद, जिनको पार्थियन या पारसियन भी कहा जाता है। ये लोग ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। इसका संस्थापक था मिथ्रेडेट्स। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है पहलव से। यहाँ से संस्थापक अगर पूछेगा तो ये मिथ्रेडेट्स इसका संस्थापक है। ये लोग ईरान से आए थे। इस वंश का एक शासक था जो बहुत ही योग्य शासक था, गोंडो फर्निस। पहलव वंश का एक शासक था गोंडो फर्निस। इसी के समय में ईसाई धर्म प्रचारक, इसी के समय में ईसाई धर्म प्रचारक जिसका नाम है सेंट थॉमस, भारत आया था। सेंट थॉमस किसके समय में आया था? गोंडो फर्निस के समय आया था। ये पुर्तगाल का निवासी था। जो सेंट थॉमस था ये पुर्तगाल का निवासी था। पुर्तगाल से आया था सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत में। और यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक है। ईसाई धर्म प्रचारक पहला कौन है? तो सेंट थॉमस है। किसके समय आया था? गोंडो फर्निस के समय आया था। हम लोगों ने देखा शक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रमुख शासक रहे उनके बारे में। उसके बाद पहलों को देखा, इसके संस्थापक और प्रमुख राजा गोंडो फर्निस था। अब आते हैं हम लोग कुषाण की तरफ। कुषाण ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये एक जनजाति थी। इन जनजाति का नाम क्या था, या एक कबीला था आप कह लीजिए, यूची। ये लोग, इनका संबंध, कुषाणों का संबंध किससे है? तो यूची कबीले से संबंध रखते हैं, या यूची जनजाति से संबंध रखते हैं कुषाण। इसका संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। कई बार पूछा गया संस्थापक, तो कुजुल कटफिसेस इसका संस्थापक था कुषाणों का। फिर इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? पहले तो आप एक उपाधि याद रख लीजिए, इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। महेश्वर की उपाधि कुजुल कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन? विम कटफिसेस। विम कटफिसेस, तो इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुषाणों का जो राज्य विस्तार है किसके समय हुआ? तो विम कटफिसेस के समय हुआ। इसी कारण से इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने दो उपाधियां धारण की थी विम कटफिसेस ने। इसके सम्राटों का सम्राट कहा गया है और सर्वलोकेश्वर कहा गया है। तो सम्राटों का सम्राट विम कटफिसेस, सर्वलोकेश्वर विम कटफिसेस को कहा गया है। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म मानते, जो हमारे कुषाण थे ये लोग शैव धर्म को मानते थे। इसका पता कैसे चलता है हमें? इनके सिक्कों से। सोने के सिक्के किसने चलाए? ये लोग सोने के सिक्के भी चलाए थे। तो इसी सिक्के से हमें पता चलता है कि ये लोग शिव की पूजा या शैव धर्म मानते थे। क्योंकि यानी इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये शैव धर्म मानते थे? इनके सिक्कों पर एक तरफ, जो एक तरफ, दो तरफ होता है सिक्का, एक तरफ सिक्का है, एक तरफ इनके लिपि में इनके कुछ लिखा गया था। इनके राजा का नाम हो सकता है, या उस समय जो प्रचलित रहा हो। एक तरफ इनकी लिपि में, यानी कि खरोष्ठी लिपि में कुछ लिखा गया था, और दूसरी तरफ शिव, नंदी या बैल की आकृति वाले सिक्के मिले थे, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो है शैव धर्म को मानते थे। इसके बाद इसी वंश का, कुषाण वंश का अगला शासक हुआ जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, जिसका नाम है कनिष्क, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीति होती थी कश्मीर कुंडलवन में। आप कमेंट करके बताएं कि चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। इसका राज्याभिषेक होता है 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क का राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक जैसे होता है 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जैसे ही राज्याभिषेक होता है उसी समय इसने शक संवत चलाया। तो शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। विक्रम संवत पूछे तो उज्जैन के स्थानीय शासक द्वारा विक्रम संवत चलाया गया 57 ईसा पूर्व में, और ये चलाया गया 78 ईस्वी में। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है कई बार, तो 135 वर्ष इसका अंतर है, विक्रम संवत और शक संवत, यानी कि अंतर 135 साल का है। तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है कौन सा संवत है? तो ध्यान रखेंगे शक संवत है, जो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा चलाया गया था। कनिष्क की दो राजधानियां थी, पहली थी पुरुषपुर, दूसरी थी मथुरा।
दो राजधानियां पुरुषपुर और मथुरा, दो राजधानियां थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो इसी के समय, कनिष्क के समय कश्मीर कुंडल वन में हुई थी। ध्यान रखना है, आपको कमेंट करके बताना है कि चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। अब इसके दरबार में कौन कौन रहते थे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके दरबार में रहते थे अश्वघोष। अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? तो बुद्ध चरितम की रचना की थी। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की थी। इसी के दरबार में रहते थे नागार्जुन, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी में इन्होंने बताया है सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बताया है? सापेक्षता का सिद्धांत बताया है। इन्हीं नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे भारत का आइंस्टीन, तो नागार्जुन, इन्होंने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को बताया है। और एक रहते थे इनके दरबार में वसुमित्र, जिन्होंने महाविभाषा सूत्र लिखा है। महाविभाषा सूत्र लिखा है इन्होंने वसुमित्र ने। कई बार पूछा जाता है महाविभाषा सूत्र के लेखक या उसके रचनाकार कौन है, तो वसुमित्र है। अगले हैं चरक, जो कि ये चिकित्सक थे। इन्होंने चरक संहिता लिखी है। इनकी बुक है चरक संहिता, जो चिकित्सा संबंधी पुस्तक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम लोगों ने देखा जो हमारे विदेशी आक्रमणकारी थे उनके बारे में। ये क्रम आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। क्रम पूछ लेगा, मिलाने के लिए दे देगा। तो पहले कौन आए थे? पहले यूनानी, शक, पहले और कुषाण आए थे। उनके प्रमुख शासक, उनके जो प्रमुख पॉइंट बने हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।